हे दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। अब अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 पार्ट है राइट टू इक्वेलिटी का। अब राइट टू इक्वेलिटी में ना हमें कुल मिलाकर टोटल 5 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ये क्या है? राइट टू इक्वेलिटी के पार्ट है। अब राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू इक्वलिटी का सिंपल सा अर्थ होता है कि देखो भाई, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो भी हमारी स्टेट है, भारत में जितने भी लोग हैं ना, इन सभी के साथ जो है समान व्यवहार करेंगे। किसी भी पर्सन के साथ कोई भी जो है भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसी को बोला जाता है राइट टू इक्वलिटी। तो आज हम बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी में इसका जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, इसके बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे कि आर्टिकल 14 क्या बोलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 जो है क्या कहता है। तो देखो, इसको हम एक बार रीड करेंगे, देन इसको जो है सिंप्लीफाई कर कर मैं आपको समझाऊंगा क्या बोल रहा है ये। द स्टेट शॉल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब इसका ये है, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, जो हमारा राज्य है, किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ से वंचित नहीं करेगा। मतलब स्टेट को ये दोनों प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या समझना पड़ेगा कि एनी पर्सन का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का मतलब क्या होता है, और विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है। तो देखो भाई, ये क्या हो गई हमारी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हो गई, इंडिया की बाउंड्री हो गई। अब इस बाउंड्री के अंदर में क्या होगा? भारतीय लोग रहेंगे, भारतीय नागरिक रहेंगे। ठीक है, और एक कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पर जो है नॉन सिटीजन भी रह सकते हैं, फॉरेनर भी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है कभी इंडिया में घूमने के लिए आते हैं, कभी जो है इंडिया में जो है अपना स्टडी करने के लिए आते हैं, कभी जो है इंडिया में अपना इलाज करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आर्टिकल 14 में ना एनी पर्सन शब्द का यूज किया गया है। क्यों? अगर मान लो इस बाउंड्री के अंदर में भारतीय नागरिकों के साथ साथ अगर फॉरेनर भी रहेंगे, तो ये आर्टिकल 14 ना दोनों पर अप्लाई होगा। मतलब आर्टिकल 14 की पावर इंडियन सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर सिटीजन को भी मिलती है, मतलब विदेशी नागरिकों को भी मिलती है। इसीलिए आर्टिकल 14 में एनी पर्सन शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का मतलब क्या होता है। आर्टिकल 14 को जो है यहाँ पर हम क्लियरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका पहला पार्ट है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इसका सेकंड पार्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इन दोनों पार्ट को ना हम आसान एग्जाम्पल से समझेंगे, ताकि जो है ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो भाई, ये जो पर्सन आप देख रहे हो ना, ये क्या है? एक रिच मैन है, एक अमीर आदमी है जिसकी मंथली इनकम कितना है? 3 लाख है। देन ये जो सेकंड पर्सन आप देख रहे हो, ये क्या है? एक गरीब पर्सन है, एक पुअर मैन है जिसकी मंथली इनकम कितना है? 30,000 है। अब ये दोनों क्या करते हैं ना, एक प्लान बनाते हैं। कौन सा? डायमंड चोरी करने का। अब डायमंड चोरी करना क्या है? एक क्राइम है। तो जैसे ही इन दोनों द्वारा इस डायमंड की चोरी की जाती है ना, पुलिस वाले इन दोनों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है ना क्राइम किया है। और पुलिस वाले क्या करते हैं, इनको जो है ना कोर्ट लेकर जाते हैं जज साहब के सामने और बोलते हैं कि देखो भाई, इन्होंने ना एक क्राइम किया है डायमंड की चोरी कर कर। अब इक्वेलिटी बिफोर द लॉ क्या बोलता है पता है आपको? ये हमारी गवर्नमेंट को, ये हमारी स्टेट को, ये हमारी न्यायपालिका को और ये हमारे जज साहब को ना, इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन करने से, भेदभाव करने से रोकते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो क्राइम किया है ना, दोनों को जो है सेम पेनल्टी मिलेगी, दोनों को जो है सेम पनिशमेंट मिलेगी। ये बोलता है हमारा इक्वलिटी बिफोर द लॉ। हमारी स्टेट कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो जज साहब है, यहाँ पर बाध्य है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ के तहत इसकी अमीरी देखकर, इसकी गरीबी देखकर जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, कोई भेदभाव जो है इन दोनों में नहीं कर सकती। जज साहब को क्या करना पड़ेगा? इसको भी सेम पनिशमेंट, इसको भी सेम पेनल्टी लगानी पड़ेगी, इसको भी सेम पनिशमेंट और इसको भी सेम पेनल्टी लगानी पड़ेगी। तो जज साहब क्या करेंगे? इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इन्होंने जो क्राइम किया ना, इसके लिए इन दोनों पर जो है 1 लाख की पेनल्टी लगाई गई और बोला गया है कि देखो भाई, जो भी पेनल्टी नहीं भरेगा ना, हो जाएगा जेल। तो क्या यहाँ पर जज साहब ने डिस्क्रिमिनेशन किया? नहीं, क्योंकि इस पर भी जो है 1 लाख की पेनल्टी लगाई है और इस पर भी जो है 1 लाख की पेनल्टी लगाई है और बोला है कि देखो भाई, जो भी पेनल्टी नहीं भरेगा ना, वो कहाँ पर जाएगा? जेल में जाएगा। बट मुझे यहाँ पर एक बात बताओ भाई, ये जो धनवान व्यक्ति है, ये जो अमीर व्यक्ति है ना, इसकी मंथली इनकम कितना है? 3 लाख है। और ये जो पुअर व्यक्ति है, गरीब पर्सन है,
इसकी मंथली इनकम कितना है, 30,000 है। अब ये जो धनवान व्यक्ति है इसके लिए 1 लाख की पेनल्टी क्या कोई बहुत बड़ी बात है? ये तो आराम से 1 लाख की पेनल्टी को जो है पेड करेगा, भर देगा, है ना। और क्या होगा, जेल जाने से बच जाएगा। मतलब इसके लाइफ पर जो है ना कोई असर नहीं होगा, ये आराम से जो है 1 लाख की पेनल्टी भरकर जेल में जाने से बच जाएगा। बट अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें, जो गरीब पर्सन है जिसकी मंथली इनकम कितना है, 30,000 है, तो क्या ये 1 लाख की पेनल्टी भर पाएगा? तो ये जो है मुश्किल से ही 1 लाख की पेनल्टी भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। अब इस वजह से क्या होगा, अगर कोई पेनल्टी नहीं भरेगा तो वो कहाँ पर जाएगा, जेल में जाएगा। अब इक्वेलिटी बिफोर द लॉ के तहत हमारे जज साहब ने तो कोई इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था, इसकी गरीबी देखकर और इसकी अमीरी देखकर। और चाहे भी तो हमारे जज साहब ना इक्वेलिटी बिफोर द लॉ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इसकी गरीबी देखकर, ताकि जो है ये जेल में जाने से बच जाए। तो इसीलिए इक्वेलिटी बिफोर द लॉ को ना कभी कभी कंजर्वेटिव अप्रोच भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अमीर था, ये तो पर्सन बच गया जेल में जाने से, बट ये गरीब था, ये पर्सन क्या है, ये पर्सन चला गया जेल। तो ये होता है इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। इक्वेलिटी बिफोर द लॉ का सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पर जो है हमारे स्टेट, हमारी न्यायपालिका कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन किसी भी पर्सन के साथ इंडिया में नहीं कर सकती। ये बोलता है हमारा इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। अब हम समझते हैं कि सेकंड, ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज है, ये कैसे काम करता है। तो देखो भाई, स्टोरी यहाँ पर भी सेम रहेंगी। क्या है, ये अमीर पर्सन था, ठीक है, जिसकी मंथली इनकम कितना है, 3 लाख है। ये गरीब पर्सन था जिसकी मंथली इनकम कितनी है, 30,000 है। क्या किया था इन्होंने, डायमंड की चोरी की थी, पकड़े गए थे। कहा पुलिस वालों ने क्या किया था, इनको जो है जज साहब के सामने कोर्ट में लेकर गए थे। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज है ना, ये क्या करता है, ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जो हमारी न्यायपालिका है, ये जो है रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करने की अनुमति देता है, अलाउड करता है। मतलब जब कभी भी हमारे स्टेट को, जब कभी भी हमारे न्यायपालिका को रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करना होगा ना, तो ये यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है कानून बनाती है इंडिया में, है ना, संसद जो है कानून बनाती है। जब भी हमारी संसद कानून बनाएंगे ना, तो यहाँ पर जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज में रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। बट इक्वेलिटी बिफोर द लॉ में ना हमारी गवर्नमेंट हो, हमारी न्यायपालिका हो, यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकती। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज में क्या हो जाएगा, जज साहब क्या बोलेंगे कि देखो भाई, आपने क्राइम तो किया है, आपको तो दंड मिलेगा, आपको तो पनिशमेंट भी मिलेगा। तो जज साहब ने क्या किया, ये जो धनवान व्यक्ति था इसकी मंथली इनकम कितना थी, 3 लाख थी भाई, है ना। तो जज साहब ने बोला कि आप तो पेनल्टी भरोगे 1 लाख, क्योंकि आपकी मंथली इनकम भी ज्यादा है और आपका स्टेटस भी अलग है। देन ये जो गरीब पर्सन था इसको बोला कि देखो भाई, तुम्हारी मंथली इनकम कितना है, 30,000 ना, तुम्हें आपको पेनल्टी भी जो ना कम लगाता हूँ, आप पर जो है पेनल्टी 10,000 लगाता हूँ। अगर आप दोनों ने ये पेनल्टी नहीं भरी ना, तो आप जेल जाओगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो धनवान व्यक्ति है ये आराम से 1 लाख की पेनल्टी भर देगा, और ये जो गरीब पर्सन है ना, ये भी जो है आराम से 10,000 की जो है पेनल्टी भर देगा। तो इस कंडीशन में क्या होगी, ना इसके लाइफ पर कोई असर हुआ और ना ही जो है इसके लाइफ पर कोई असर हुआ। मतलब दोनों जो है ना जेल जाने से बच गए। तो ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसीलिए इसको जो है प्रोग्रेसिव अप्रोच भी बोला जाता है। तो आई होप आपको जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ में ना हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट, हमारी न्यायपालिका कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती किसी भी पर्सन के साथ। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज में हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट, हमारी न्यायपालिका जरूरत पड़ने पर रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है किसी भी पर्सन के साथ, ठीक है। अब हम जो है इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि हो सकता है ना सर, ये चोरी करने वालों में दोनों पर्सन अमीर हो सकते हैं, तब जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज कैसे काम करेगा। तो देखो, इक्वलिटी बिफोर द लॉ में जो है कोई कंडीशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी स्टेट, यहाँ पर हमारी न्यायपालिका, यहाँ पर हमारी संसद कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर चाहे पर्सन अमीर क्यों ना हो, यहाँ पर चाहे पर्सन गरीब क्यों ना हो, यहाँ पर चाहे पर्सन कोई ऑफिसर क्यों ना हो, यहाँ पर चाहे पर्सन कोई छोटे से छोटा सर्वेंट क्यों ना हो, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते जज साहब। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों पर्सन अगर धनवान भी है ना तो सेम होगा, पेनल्टी भी 1 लाख की लगेंगी, और जो पेनल्टी नहीं भरेगा वो जाएगा जेल। देखते हैं इस कंडीशन में क्या होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज में ना अब क्या होता है, ये जो पर्सन है क्या है, धनवान है। पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, यहाँ पर पर्सन गरीब था, बट यहाँ पर भी अभी पर्सन क्या है, अमीर पर्सन है, धनवान व्यक्ति है, जिसकी भी मंथली इनकम कितना है, 3 लाख है।
तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हमारे जज साहब, यहाँ पर रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन तो कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड्स नहीं है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर करना। क्यों? क्योंकि दोनों पर्सन यहाँ पर अमीर है, जिसकी मंथली इनकम 3 लाख है, इसकी भी मंथली इनकम 3 लाख है। तो इस कंडीशन में हमारे जज साहब क्या करेंगे ना, दोनों पर जो है 1 लाख की पेनल्टी लगाएंगे, इस पर भी और इस पर भी। पिछले वाले एग्जाम्पल पे क्या हुआ था, यहाँ पर जो है ना जज साहब ने 10,000 की पेनल्टी लगाई थी। क्यों? क्योंकि पर्सन जो है गरीब था। तो यहाँ पर जज साहब ने रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। तो इसीलिए इंडिया में क्या होता है ना, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ना, दोनों जो है साथ साथ चलते हैं। जब भी जिसकी जरूरत पड़ी ना वो हम अप्लाई करते हैं, कभी जो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ अप्लाई करते हैं, कभी जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अप्लाई करते हैं। तो ये भी बात आप याद रखना कि इंडिया में ये दोनों कॉन्सेप्ट साथ साथ पैरेलल में काम करते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है सर कि देखो भाई, दोनों पर्सन गरीब भी तो हो सकते हैं ना चोरी करने वाले। पहले में क्या देखा था, एक अमीर एक गरीब। सेकंड में क्या देखा था, दोनों को अमीर देखा था हमने, दोनों पर्सन अमीर थे। थर्ड में क्या हो सकता है कि दोनों पर्सन गरीब भी हो सकते हैं सर। तो इस कंडीशन में मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर तो कोई डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता। इक्वेलिटी बिफोर द लॉ में सेम पनिशमेंट मिलेंगी 1 लाख की, या फिर हो जाएगा जेल यहाँ पर, क्योंकि गरीबी अमीरी कुछ भी नहीं देखा जाता। और हमारी जो स्टेट है, हमारी जो न्यायपालिका है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो है कैसे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों पर्सन अनइक्वल है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर जो है रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्यक्ति का स्टेटस थोड़ा सा देखा जाएगा कि भाई इसकी मंथली इनकम कितना है। अब इसकी मंथली इनकम कितना है, ये भी पर्सन जो है गरीब है, तो इसकी मंथली इनकम भी जो है 30,000 है, और इसकी मंथली इनकम भी जो है 30,000 है। तो जज साहब ऐसी पेनल्टी लगाएंगे कि दोनों जो है ना पेड कर पाए। तो क्या होगा, यहाँ पर भी जो है इस व्यक्ति पर भी जो है जज साहब 10,000 की पेनल्टी लगाएंगे, यहाँ पर भी जो है पर्सन पर 10,000 की पेनल्टी लगाएंगे। ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि दोनों जो है जेल जाने से बच जाए, ये बोलता है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो ये डिफरेंस होता है इक्वेलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज में। आई होप आपको जो है क्लियरली ये समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है इसका मतलब। अब जो हमने पढ़ा ना, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। देखो, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ क्या बोलता है। इन शॉर्ट, द इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंश्योर्स दैट एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। इक्वेलिटी बिफोर द लॉ मीन्स दैट नो वन इज अबव द रूल ऑफ लॉ। तो हमने यही देखा ना, यहाँ पर जो है किसी भी कंडीशन में कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है, सभी के साथ जो है इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा, चाहे फिर वो अमीर हो चाहे फिर वो गरीब हो। इसको जो है मैंने एग्जाम्पल में आपको 3 एग्जाम्पल में समझाया भी। और इसमें क्या बोला गया कि नो वन इज अबाउ द रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, रूल ऑफ लॉ देखने को मिलता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है, इसको जो है ना एवी डाइसी ने डेवलप किया था, कहाँ पर, ब्रिटेन में। इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई देखो, जो भी पर्सन अमीर हो, जो पर्सन गरीब हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कानून के ऊपर में नहीं होंगे, ठीक है। देन कोई पर्सन जो है हाई क्लास पीपल क्यों ना हो, लो क्लास पीपल क्यों ना हो, हमें इससे भी कोई लेना देना नहीं है, अगर हम इन सभी के साथ इक्वली ट्रीट करेंगे। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई भाई बड़े से बड़ा ऑफिसर हो सकता है, कोई छोटे से छोटा एक सर्वेंट या वेटर हो सकता है, और कोई जो है कॉमन मैन हो सकता है। अगर ये जो है कोई क्राइम करते हैं तो हम क्या करेंगे, रूल ऑफ लॉ में, इक्वलिटी बिफोर द लॉ में इन सभी के साथ ना इक्वली ट्रीट करेंगे, इनकी कोई कंडीशन नहीं देखेंगे। मतलब ये अमीर है, ये गरीब है, ये हाई क्लास पीपल है, ये लो क्लास पीपल है, ये ऑफिसर, एक बड़ा ऑफिसर है, एक जो है नॉन ऑफिसर है, और एक जो है कॉमन मैन है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। कानून के सामने क्या है, सभी लोग जो है बराबर है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल ना हम किसे मान सकते हैं, ये जो लेडी जस्टिस का सिंबल है ना, आप इसे जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ में जो रूल ऑफ लॉ देखने को मिलता है ना, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आप मान सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके आगू पर ना एक पट्टी बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि भाई हमारा जो कानून है, हमारा जो लॉ है ना, ये नहीं देख पाता कि सामने वाला पर्सन जो है अमीर है या गरीब है, ऑफिसर है या नॉन ऑफिसर है या कॉमन मैन है, इसको कोई लेना देना नहीं है। जब भी हमारी गवर्नमेंट कोई कानून बनाएंगी तो सभी के लिए इक्वल ट्रीटमेंट होगा, कोई जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ये बोलता है हमारा रूल ऑफ लॉ। देन सेकंड, इसके हाथ में एक तराजू है। इसका मतलब क्या है, सभी के साथ ना हमारा लॉ इक्वली ट्रीट करेंगे। मतलब अगर इन्होंने कोई क्राइम किया है तो क्या होगा, इक्वली पनिशमेंट मिलेंगी, इक्वली पेनल्टी लगाई जाएंगी, ये बोलता है रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ का सिंपल सा मतलब है कि नो वन इज अबाउ द रूल ऑफ लॉ, कानून के ऊपर में कोई पर्सन नहीं होगा, ठीक है। ये बोलता है हमारा रूल ऑफ लॉ। देन तो अभी हमने इक्वलिटी बिफोर द लॉ को
रीड कर लिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इन शॉर्ट्स इक्वल विल बी ट्रीटेड इक्वली। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, जब दो पर्सन अमीर थे ना, उनके साथ क्या किया था, इक्वली ट्रीट किया था, मतलब दोनों पर 1-1 लाख की पेनल्टी लगाई थी। एंड अनइक्वल वुड हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली। जब दो पर्सन गरीब थे ना, उन पर क्या किया था हमने, 10-10 हजार की पेनल्टी लगाई थी। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर्स इक्वल एंड अनइक्वल, जो पहला एग्जांपल देखा था हमने, उनके साथ क्या किया था हमने, डिफरेंटली ट्रीटमेंट किया था। मतलब क्या किया था, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन किया था हमारे जज साहब ने इक्वल और अनइक्वल के बीच में, क्योंकि एक पर्सन गरीब था, एक पर्सन अमीर था, तो एक पर लगाई थी हमने 1 लाख की पेनल्टी और सेकंड पर्सन पर लगाई थी हमने 10 हजार की पेनल्टी। तो ये होता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। और क्या कहता है, और हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ और क्या कहता है, देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ स्टेट नॉट गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी पर्सन। मतलब किसी को भी जो है स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। इसका मतलब क्या है भाई, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर द लॉ में हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी पर्सन के साथ नहीं कर सकती है। अब इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल हम मानते हैं, जब हमारे देश में जो है कोरोना वायरस आया था, कोविड-19 आया था, ठीक है। तो तब जो है ना वैक्सीन लगाई जा रही थी लोगों को। तो इसमें क्या था, इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या होगा, जो वैक्सीन है ना, ये क्या करेंगे, सभी को लगाई जाएंगी। एक तो फ्री में लगाई जाएंगी, या एक तो जो है इसकी कुछ प्राइस होंगी, मान लेते कि 1000 रुपए प्राइस होंगी। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये बोलता है कि देखो भाई, अगर आप पर्सन को वैक्सीन लगा रहे हो ना, एक तो आपको सबको फ्री में लगानी पड़ेगी, चाहे फिर वो अमीर हो, चाहे फिर वो गरीब हो। इसमें जो है आप किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, ये बोलता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। या फिर आप क्या करो, अमीर हो या गरीब हो, सभी से पैसे लो। मतलब 1000 रुपए अगर वैक्सीन की प्राइस है ना, तो किसी से भी, किसी को भी फ्री में वैक्सीन लगाना ही नहीं है, चाहे फिर वो अमीर हो, चाहे फिर वो गरीब हो। एक तो आप फ्री में लगाओ, या फिर सभी लोगों से पैसे लो। तो इसीलिए ये क्या है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अमीर पैसे दे सकता है ना, वैक्सीन के 1000 रुपए आराम से दे सकता है, बट जो गरीब पर्सन है ये तो 1000 रुपए नहीं दे सकता। बट इक्वलिटी बिफोर द लॉ क्या बोल रहा है कि भाई सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करो, सभी के साथ जो है ना पैसे लो या फ्री में लगाओ, कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है आपको किसी भी पर्सन के साथ। तो इसीलिए यहाँ पर ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गरीब लोगों की ना यहाँ पर जो है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट सेकंड अगर हम बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये क्या बोलता है, देखो भाई, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज requires the state to give special treatment to person in different situation in order to establish equality amongst all। मतलब क्या है, इक्वेलिटी स्थापित करने के लिए हमारी जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकती है कुछ लोगों को। मतलब मान लो, अब क्या है, इस कंडीशन में जब कोरोना वायरस आया था, जब वैक्सीन लग रही थी इंडिया में, ये अमीर पर्सन थे, ठीक है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, आराम से ना 1000 रुपए पेड कर सकते हैं वैक्सीन की। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेंगे, यहाँ पर रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, यहाँ पर जो है गरीब को स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। मतलब इनसे तो लिए जाएंगे 1000 रुपए, जो अमीर लोग हैं, क्योंकि ये आराम से पैसे दे सकते हैं। पर सेकंड कंडीशन, जो गरीब पर्सन है इंडिया में, इनको जो है ना फ्री में वैक्सीन लगाई जाएंगी। तो इंडिया में जो है यही कॉन्सेप्ट चलाया गया था जब वैक्सीन को लोगों को लगाई जा रही थी। तो ये होता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज में 1000 रुपए जो दे सकते हैं लोग, इनसे हम पैसे ले रहे हैं, और जो लोग पैसे नहीं दे रहे ना, उनको जो है फ्री में वैक्सीन लगा रहे हैं, ताकि उनकी जान बच सके। आई होप आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आ चुका होगा। सेकंड क्या बोलता है ये, देखो भाई, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, द कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम। ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था ना इक्वलिटी बिफोर द लॉ का, कहाँ पे हुआ था, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन में हुआ था। यही से हमने यहाँ इसको जो है अडॉप्ट किया है। देन there are no special privileges granted to anyone, special sitting for women in buses, trains and metros। इक्वलिटी बिफोर द लॉ क्या बोलता है, इसका एक सिंपल सी एक ट्रिक्स याद रखना कि यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, यहाँ पर किसी को कोई जो है स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं मिल सकती, स्पेशल जो है प्रिविलेजेस मतलब विशेष अधिकार भी नहीं मिल सकते। मतलब क्या है इसका, जैसे कि आप देखते होंगे बस में जाते होंगे, तो कुछ सीटें जो है ना, मेट्रो में जाओ, बस में जाओ, जो गवर्नमेंट बसेस होती है, यहाँ पर क्या होती है, रिजर्व होती है इनके लिए सीटें कुछ, है ना। बट इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है, यहाँ पर जो है आप ऐसा नहीं कर सकते किसी के लिए जो है, चाहे फिर वो महिला क्यों ना हो, चाहे फिर वो पुरुष क्यों ना हो, चाहे फिर वो पत्रकार क्यों ना हो, चाहे फिर वो मंत्री क्यों ना हो, किसी के लिए कोई सीट जो है रिजर्व नहीं होंगी, चाहे फिर वो ट्रेन हो, चाहे फिर वो प्लेन हो, चाहे फिर वो होटल हो, ठीक है। ये बोलता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। सेकंड एग्जाम्पल आप ये भी मान सकते हो कि टैक्स सिस्टम। अब हमारे इंडिया में तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, बट इक्वलिटी बिफोर द लॉ क्या बोलता है,
अगर एक अमीर पर्सन से आप जो है ना 10,000 का टैक्स लोगे ना, जिसकी मंथली इनकम 1 लाख है, तो एक गरीब पर्सन से भी जो है उतना ही टैक्स लोगे, भले ही उसकी इनकम 50,000 हो, 10,000 हो, 30,000 हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। दोनों से टैक्स आप सेम लोगे, मतलब 10,000 इससे भी लोगे, 10,000 इससे भी लोगे। तो ये बोलता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस या विशेष अधिकार नहीं। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज की अगर हम बात करें तो क्या बोलता है ये, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था ना, ये कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अमेरिका से हमने जो है इसको अडेप्ट किया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देन प्रिविलेजेस कैन बी ग्रांटेड स्पेशल सिटिंग फॉर वुमेन इन बसेस, ट्रेन एंड मेट्रोज। मतलब क्या है, यहाँ पर हमारी स्टेट ना स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकते हैं कुछ लोगों को, ठीक है। तो ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। मतलब क्या है, इसका एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप इंडिया में देखते होंगे ना, गवर्नमेंट बसेस में आप जाते हो तो क्या होता है, यहाँ पर जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज काम करता है। जैसे कि गवर्नमेंट बसेस में जो है लेडीज को, मेट्रोज में हो गया, देन फिर हम ट्रेन में हो गया, क्या होता है, लेडीज को जो है कुछ सीटें जो है रिजर्व होती है, पत्रकार को कुछ सीटें रिजर्व होती है। तो यहाँ पर क्या है, हम कुछ लोगों को जो ना स्पेशल प्रिविलेजेस और प्रेशस स्पेशल जो है विशेष अधिकार प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल दूसरा, टैक्स सिस्टम भी हम समझ सकते हैं कि इंडिया में क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। जिसकी जो व्यक्ति अमीर है ना वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, जो व्यक्ति गरीब है वो जो है कम टैक्स पे करेगा। मतलब क्या है, मान लेते कि यहाँ पर जो ना टैक्स रेट जो है 10% है, तो ये अमीर व्यक्ति की मंथली इनकम कितना है, 1 लाख है मान लेते हैं। तो ये टैक्स कितना पेड करेगा, 10% के हिसाब से इस पर तो टैक्स लगाया जाएगा 10,000। मतलब इससे जो है ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा इंडिया में। देन ये जो सेकंड पर्सन है ना, ये क्या है, गरीब पर्सन है जिसकी मंथली इनकम कितना है, 50,000 है। तो 10% इसका टैक्स कितना होता है, 5,000 होता है। मतलब ये थोड़ा सा कम टैक्स पेड करेगा। तो ये बोलता है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का सिंपल सा मतलब है कि भाई सभी पर्सन को ना हम लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन देंगे, किसी के साथ कोई जो है भेदभाव नहीं होने देंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो है ना इक्वलिटी जो है इस्टेब्लिशमेंट करनी है। हमें जो है सभी लोगों को जो है बराबर लाना है, ताकि जो है कोई गरीब ना रहे, चाहे फिर कोई अमीर ज्यादा ना हो जाए, चाहे फिर जो है डेवलपमेंट में कोई पीछे ना रह जाए, सभी का जो है डेवलपमेंट साथ साथ में हो। ये बोलता है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब हमने क्या देख लिया था, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को जो है हमने समझ लिया। अब हम क्या समझते हैं, जो हमने इक्वलिटी बिफोर द लॉ को पढ़ा था, स्टडी की थी, इसमें क्या देखा था हमने कि देखो भाई हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टेट है, किसी के साथ भी जो है ना कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। मतलब अगर किसी ने क्राइम किया है तो हम क्या करेंगे, पनिशमेंट भी सेम देंगे और पेनल्टी भी सेम लगाएंगे सभी पर्सन पर। परंतु इंडिया में इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो है ना, ये एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शन है। मतलब कुछ लोगों को जो है इम्यूनिटीज या छूट प्राप्त है इससे। तो कौन कौन लोग इसमें आते हैं हम ये भी देख लेते हैं। तो देखो, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट shall not be liable in any court for the exercise of the power and duties of his office। अब इसका मतलब क्या है भाई, ये जो हमारे प्रेसिडेंट है इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का, ठीक है। गवर्नर का कार्यकाल जो है फिक्स नहीं होता। तो अब होता क्या है, ये जो प्रेसिडेंट है ये किसके रिकमेंडेशन से जो है डिसीजन लेते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर की क्या होती है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो इनके कहने पर जो है ना हमारे प्रेसिडेंट काम करते हैं। और गवर्नर किसके कहने पर काम करते हैं, जो हमारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। और जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, इनके कहने पर जो है गवर्नर काम करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों से इनके कार्यकाल के दौरान अगर कुछ गलती हो जाती है तो इनको जो है किसी भी कोर्ट में जो है रिस्पॉन्सिबल या लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, ये बोलता है। तो ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ के तहत हमारे प्रेसिडेंट को और हमारे गवर्नर को जो है ना इम्यूनिटीज है, छूट है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ का सेकंड एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, तो देखो, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्रवाई, मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएंगी। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल एक्टिविटी क्या होती है, जैसे कि किसी को जो है धमकी देना, किसी की हत्या करना, डकैती करना, अपहरण करना, बलात्कार करना, दंगे करना, ये क्या है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। अगर मान लो अब हमारे प्रेसिडेंट या राज्यपाल ऐसा करेंगे तो नहीं, और मान लो इन्होंने जो है अपने कार्यकाल के दौरान, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने का होता है, 5 साल का, इनका तो फिक्स नहीं होता। जब भी ये अपने पद पर बने हैं और अगर ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो भी इनके खिलाफ जो है किसी भी अदालत में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। पर कब तक,
जब तक ये अपने पद पर है तब तक जो है इन पर जो है क्रिमिनल कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, पर ये जब पद पर नहीं होंगे ना तब ये कार्रवाई हो सकती है, तो ये भी आप याद रखना। थर्ड क्या है, एक्सेप्शन कौन सा है, किसी राज्य के राष्ट्रपति या राज्यपाल के रूप में अपना पद संभालने से पहले या बाद में नागरिक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन 2 महीने पहले विरोधी पक्ष को नाम, मतलब क्या है, उनको 2 महीने पहले जो है नोटिस देना पड़ेगा, राइटिंग में बताना पड़ेगा कि भाई क्या मैटर है, एड्रेस बताना पड़ेगा, डिस्प्यूट क्या है ये हमें बताना पड़ेगा। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 361 के तहत जो है आप सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हैं। अब सिविल प्रोसीडिंग में कौन कौन से मैटर आते हैं, जैसे कि मान लो प्रॉपर्टी का मैटर हो गया, मतलब संपत्ति का मैटर हो गया, जैसे कि तलाक का मैटर हो गया, हाउसिंग का मैटर हो गया, जब डिवोर्स होता है तो किसी को बच्चे होते हैं तो उनकी कस्टडी किसे दे जाएंगे, ये सब क्या है, ये सब जो है सिविल प्रोसीडिंग है। तो प्रेसिडेंट और राज्यपाल पर जो है ये चलाया जा सकता है, बट ये चलाए जाने के लिए ना 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, ये हमारा बोलता है आर्टिकल 361 के तहत आप ये कर सकते हो। तो ये भी जो है एक एक्सेप्शन है। इक्वेलिटी बिफोर द लॉ में और क्या एक्सेप्शन है, तो ये भी हम देख लेते हैं। देखो भाई, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज ऑब्लिगेट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट इन एनी केस ऑफ क्रिमिनल और सिविल व्हाइल द सेशन इज गोइंग ऑन। आर्टिकल 361 ए क्या बोल रहा है कि देखो भाई, जब भी हमारा सेशन चल रहा होगा ना, चाहे फिर वो दिल्ली में हो, चाहे फिर वो किसी स्टेट का यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन चल रहा होगा, तो जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो हमारे एमएलए होते हैं, ठीक है, अगर मान लो किसी एमपी पर, किसी एमएलए पर कोई क्रिमिनल मैटर चल रहा है, कोई सिविल मैटर किसी कोर्ट में चल रहा है ना, तो जब हमारा सेशन चल रहा होगा तो इस समय पर किसी एमपी को, किसी एमएलए को जो है ना किसी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए, प्रेजेंट होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि इस समय में जो है ना एमपी एमएलए सेशन में प्रेजेंट होंगे तो ये न्यायालय में प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो ये भी जो है इनको एक इम्यूनिटीज, एक छूट मिली हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये भी एक एक्सेप्शन है। और इसके क्या एक्सेप्शन है हम ये भी देख लेते हैं। देखो, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज answerable टू एनी कोर्ट फॉर द स्पीचेस, ओपिनियन और वोट गिवन इन द हाउस। अब क्या है भाई, जब भी हमारा सेशन चल रहा होता है, इस सेशन में क्या करते हैं हमारे एमपी और हमारे एमएलए, क्या करते हैं, भाषण देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, अपना वोट देते हैं। तो इसके अगेंस्ट में जो है ना हमारे एमपी और एमएलए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है कि देखो भाई आपने यही भाषण क्यों दिया, आपने यही ओपिनियन क्यों दी, आपने जो है इनके अगेंस्ट में वोट क्यों दिया, आपने जो है इनके फेवर में वोट क्यों दिया, ये जो है न्यायालय किसी एमपी या एमएलए को नहीं पूछ सकता। आर्टिकल 105 के तहत एमपी की बात करता है और आर्टिकल 194 ये जो है एमएलए के बारे में बात करता है, मतलब इनको जो है ना छूट प्राप्त है, इनको जो है इम्यूनिटीज मिलती है। देन और क्या एक्सेप्शन है, तो देखो भाई, कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्रों में, रेडियो में या टेलीविजन में करता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी, मतलब सिविल या क्रिमिनल मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकेगा। आर्टिकल 361 ये बोल रहा है कि देखो भाई, जो हमारे पत्रकार होते हैं, जो हमारे मीडिया चैनल होते हैं ना, इनको एक फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है कि देखो, आप जो सेशन चल रहा होता है, अब सेशन के दौरान क्या होते हैं, कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए जो है ना भाषणबाजी करते हैं, कार्रवाई होती है। अगर आपने सत्य कार्रवाई अपने समाचार पत्रों में लिखी, अपने चैनल पर दिखाई ना, तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेंगे। बट मान लो आपने जो है जो हुआ ही नहीं वो दिखाया, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। देन और क्या एक्सेप्शन है, तो देखो भाई, if the foreign sovereign, rulers, diplomats and ambassador done criminal or civil crime, then the state will not act on them by using equal proceeding. There are globally accepted laws and process for that. अब क्या है, जो विभिन्न कंट्री के एम्बेसडर होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं ना, इन पर भी जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ के तहत इक्वल प्रोसीडिंग नहीं शुरू की जा सकती अगर इन्होंने जो है कोई क्रिमिनल या कोई सिविल क्राइम किया है। इनके लिए क्या है, विश्व स्तर पर स्वीकृत कानून है और इसके द्वारा ही जो है इनको सजा मिलेंगी या इनको पनिशमेंट मिलेंगी, तो ये भी जो है एक अपवाद है। देन और क्या है, as the same mentioned above, the United Nation Organization and its agency also enjoy diplomatic immunities. अब क्या है, जो यूनाइटेड नेशंस है, इसके ऑर्गेनाइजेशन जो है वेरियस कंट्रीज में होते हैं, इन पर भी जो है आप इक्वलिटी बिफोर द लॉ के तहत कार्रवाई नहीं कर सकते, इनको भी क्या है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज मिलती है, तो ये भी जो है एक एक्सेप्शन है। तो आई होप आपको जो है एक्सेप्शन भी समझ में आ चुके होंगे। अब हम एक फैक्ट और जान लो यहाँ पर
अभी हमने क्या किया, आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज के बारे में पढ़ा, आपको समझ में भी आ चुका होगा, है ना। बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी शब्द ये कहाँ पर यूज हुआ है, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये प्राइमरली ना हमें दो जगहों पर देखने को मिलता है। एक तो आर्टिकल 14 में, और सेकंड जो है हमारे प्रियम्बल जो है, जो हमारी प्रस्तावना है ना, इसमें हमें इक्वलिटी शब्द को देखने को मिलता है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यूपीएससी पूछ सकता है, तो इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये आर्टिकल 14 समझ में आ चुका होगा कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ क्या होता है, एनी पर्सन का मतलब क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का मतलब क्या होता है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आऊंगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।